नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सी जोसेफ विजय भारत की राजनीति में एक नए सितारे का उदय हो गया। विजय दो दलों में उलटती पलटती तमिलनाडु की राजनीति में एक तीसरी और एक नई पार्टी तेजी से सत्ता की तरफ बढ़ने लगी है। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु राज्य ने नई पार्टी और नया नेता देश और राज्य की राजनीति में दिया है। रुझानों की हालत देखकर लगने लगा कि सी जोसेफ विजय ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस विजय की फिल्म जननायक को रिलीज से रोका गया, वही विजय मुख्यमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। जननायक तो रिलीज नहीं हुई, मगर इस फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ, इसमें विजय 2 ही बातें कह रहे हैं और दोनों बातें लोगों में ठहर गई। विजय कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और वापस जाने का इरादा नहीं। 2024 में तमिलग वित्तरी कड़गम टीवीके का गठन हुआ और 2 साल के भीतर यह पार्टी तमिलनाडु में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। 33 साल से विजय तमिल फिल्मों के जमे जमाए अभिनेता हैं, सुपरस्टार माने जाते हैं। 51 साल की उम्र में राजनीति में फिल्म छोड़कर आ जाते हैं, पार्टी बनाते हैं और अब मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार हो गए। अपनी रैलियों में विजय बोला करते थे कि अपने करियर के सबसे कामयाब समय पर वह छोड़कर फिल्में छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं, यानी अपना सब कुछ छोड़कर जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। विजय ने होलोग्राम का इस्तेमाल किया। कई लोग भूल गए होंगे, मगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होलोग्राम का पहली बार इस्तेमाल किया था। जहां कहीं नहीं जा सके, वहां होलोग्राम के जरिए लोगों के बीच पहुंचे थे। बाद में प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी अभियानों में होलोग्राम का जिक्र सुनाई देना बंद हो गया। शायद उन्होंने छोड़ भी दिया, मगर तमिलनाडु के गांव में होलोग्राम का बहुत ही क्रेज हो गया है। होलोग्राम के अलावा विजय ने बॉडी डबल का भी इस्तेमाल किया। फिल्मों में कई बार फाइट सीन में फिल्म स्टार खुद नहीं होते, उनकी जगह उनके डबल रोल में जो होता है, उनका जो डबल होता है, वो जोखिम उठाता है और कहीं से छलांग लगाता है। इसे ही बॉडी डबल कहते हैं। विजय ने अपने सभी बॉडी डबल को प्रचार में उतार दिया। लोगों को लगा विजय ही उनके बीच आ गए हैं। लोग उन्हें गले लगाने लगे। कपड़ों की दुकानों पर आपने मैनिकिन देखी होगी, विजय ने इसका भी इस्तेमाल किया, अपनी मैनिकिन बना दी। विजय का चुनावी चिन्ह सीटी है। जैसे ही गांवों में होलोग्राम ऑन होता था, विजय की आवाज आने लग जाती थी कि क्या आप सीटी बजाने के लिए तैयार हैं। जवाब में लोग सीटियां बजाने लग जाते थे और सीटी बजाना तमिलनाडु की चुनावी राजनीति में एक नई घटना बनने लगी। विजय ने लोगों से अपील भी की कि अपने घरों के बाहर जो अल्पना आप बना रहे हैं, वो सीटी की तरह बनाएं। लोग घर के बाहर सीटी बनाने लगे। बच्चों से विजय कहने लगे, मम्मी पापा के कान में सीटी बजाओ जब तक वो वोट नहीं करते हैं। उसी की रील बनने लगी और सोशल मीडिया में छा गए। विजय यूनिफॉर्म लोकप्रिय हो गया। सफेद शर्ट और हल्की खाकी पैंट लोग पहनने लगे और जो पहनकर निकलता था उसे विजय के सपोर्टर के रूप में देखा जाने लगा। यानी उनका विचार, उनका प्रचार हर तरफ हर जगह से दिखाई देने लगा। चुनाव जीतने से पहले विजय तमिलनाडु की जीवन शैली से जुड़ी कई चीजों का हिस्सा बन गए। विजय ने कई बार कहा कि हम केवल सड़क के जरिए रोड शो नहीं कर रहे, प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि हम प्रचार को ही आंदोलन में बदल रहे हैं। 2 साल से कम समय में उन्होंने यह चमत्कार कर दिखाया है। विजय ने प्रचार में रोबोट का भी इस्तेमाल किया। यह रोबोट पार्टी के कपड़े पहनकर कार्यकर्ताओं की तरह दिखाई देने लगा। लोग इसके साथ भी सेल्फी खिंचाने लगे। चुनावी प्रचार के लिए विजय ने जो गाना बनाया, उसे यूट्यूब पर 8 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। तमिलनाडु में एम करुणानिधि और जयललिता फिल्मों से आए, मगर वो बात पुरानी हो गई। विजय भी फिल्म स्टार हैं और आज की पीढ़ी विजय की फिल्मों से खुद को ज्यादा जोड़ती है। करुणानिधि का इतिहास थोड़ा अलग है। वे राजनीति भी करते थे, फिल्मों में काम भी करते थे, मगर विजय ने कहा वो फिल्मों का करियर दांव पर लगाकर सब कुछ छोड़कर जनता की सेवा करने आ रहे हैं।
जनता ने उनमें एक नया नायक देखा जो उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ना चाहता है। हैरानी की बात है कि चुनाव बीत गए, विजय को ईडी, सीबीआई, आईटी ने घेरा नहीं। फिल्मों को छोड़कर विजय आए, यह बहुत बड़ी बात बन गई। विजय के अपने जमे जमाए फैन क्लब हैं जिन्होंने उनके लिए प्रचार का काम करना शुरू कर दिया, एक तरह से पार्टी के आधार में बदल गए। फैन क्लब के जरिए विजय की छवि बनाई जाने लगी कि विजय एक ऐसे फिल्म अभिनेता हैं जो लोगों के हक की बात करते हैं। आधी रात के समय उनकी फिल्में दिखाई जाने लगीं, सुबह 4 बजे फिल्में दिखाई जाती थी। फिल्म क्रिटिक पहचान रहे थे कि तमिलनाडु में विजय का कद एक ऐसे मेगा स्टार के बराबर पहुंच गया है जिसे छूना आने वाले समय में किसी और फिल्म स्टार के लिए शायद संभव ना हो। चुनाव से पहले विजय हर शनिवार को अपना प्रचार अभियान शुरू करने लगे। 27 सितंबर 2025 को करूर में भगदड़ मच गई उनकी सभा के दौरान, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई। इसमें विजय को जिम्मेदार ठहराया गया, मगर उन्होंने माफी मांगी। विजय की फिल्म जननायक को रिलीज होने से रोका गया। 300 करोड़ के बजट की फिल्म है, मगर यह फिल्म लीक हो गई और लोगों ने खूब देखा। इस फिल्म की पूरी कहानी यही है कि एक ऐसा नेता उनका हीरो है जो लोगों के लिए लड़ता है, बोलता है। यानी जनता को वाकई एक ऐसे नेता का इंतजार है जो उनके हकों के लिए लड़े, बोले और समाधान करने का जब वादा करे तो उसमें विश्वास नजर आए, सच्चाई नजर आए। फिल्मों में विजय ने अपनी कहानियां बदल दी और कहानियों के किरदार अपने लिए बदल लिए। पहले वे मार धाड़ करने वाले हीरो थे, मगर अब वे समस्याओं से लड़ने वाले हीरो की तरफ बनने लगे। जिन समस्याओं को फिल्मों ने छोड़ दिया, मीडिया ने छोड़ दिया, साहित्य ने भी छोड़ दिया, विजय ने उन समस्याओं को अपनी फिल्मों का आधार बनाया। उनकी एक फिल्म चुनावी धांधली पर भी बनी है। स्वास्थ्य मामले में भ्रष्टाचार को लेकर एक फिल्म बनी जिसमें वे नायक हैं और हेल्थ के करप्शन से लड़ रहे हैं। महिलाओं के खेल पर, किसानों की समस्याओं पर फिल्में बनी और उसमें हीरो विजय हैं। एक तरह से फिल्मों के जरिए विजय ने जनता की समस्याओं से खुद को नायक के तौर पर जोड़ा और महानायक के तौर पर स्थापित कर दिया। 1959 में डीएमके बनी थी, एमके स्टालिन की सरकार। अब उस पार्टी की जो सरकार थी, जो काफी मजबूत बताई जा रही थी, टीवीके के सामने हारती नजर आ रही है। विजय ने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया और पूरे भारत में राजनीति की कल्पनाओं में कई सारे दरवाजे खोल दिए। टीवीके का उदय बता रहा है कि भारत की राजनीति में नई नई आकांक्षाओं के लिए अब भी बहुत जगह है। बस कोई नेता चाहिए और उस नेता में जज्बा चाहिए, और शायद हो सके तो उसके पीछे ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं चाहिए। तमिलनाडु में विजय ने उस भूख को पहचान लिया जो जनता के बीच पनप रही थी और डीएमके के लिए बड़ी चुनौती बन गई। सुबह 10 बजे के बाद से ही 234 विधानसभाओं में टीवीके को 100 से अधिक सीटों पर बढ़त मिलने लगी। साधारण बहुमत के लिए तमिलनाडु में 117 सीटों की जरूरत है। डीएमके की जीत की बात कही जा रही थी। रुझानों में वह 10, साढ़े 10 तक तीसरे नंबर पर चली गई। 46 सीटों के आसपास ही नजर आ रही थी। ये सब रुझान है जो बदल सकते हैं। एआईएडीएमके, जिसके बारे में कहा जा रहा था इस चुनाव में इसका वजूद खत्म हो गया, जो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, वह भी डीएमके से बेहतर कर रही है। 60 से अधिक सीटों पर आगे चलती नजर आ रही है रुझानों में। विजय के बारे में कहा गया कि तमिलनाडु के चुनाव में तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके अच्छा करेगी। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आने लगे, विजय को बड़ा प्लेयर बताया जाने लगा। वोट के पैटर्न से भी लग रहा है कि विजय ने डीएमके को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। एआईएडीएमके और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा है। डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। विजय ने अकेले चुनाव लड़ा। सभी 234 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और खुद उन्होंने 2 सीटों से लड़ने का फैसला किया। तमिलनाडु के गठबंधनों में बीजेपी 27 और कांग्रेस 28 सीटों पर लड़ रही है। अगर विजय को 117 सीटें नहीं मिलती हैं, तब उन्हें कौन सी पार्टी समर्थन देगी? क्या विजय एआईएडीएमके और बीजेपी से समर्थन लेंगे, या डीएमके विजय को समर्थन देगी, या अन्य दलों से उनके पास ये संख्या आएंगे,
या फिर विजय को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। तमिलनाडु में इस बार ऐतिहासिक मतदान भी हुआ, 85%। कई चुनावी सर्वेयर ने विजय के जीतने की भविष्यवाणी की, जो अब सही साबित हो रही है। उनके बारे में कहा जा रहा था एग्जिट पोल में कि 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार बड़ा इतिहास बना है। एक नई पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही है, उसके बारे में 100 से अधिक सीटें मिलने की भविष्यवाणी चमत्कार की आहट थी। टीवीके को लेकर लग रहा था कि नई होने के कारण उसकी पार्टी शायद बढ़त बना ले, मगर बहुमत तक नहीं पहुंच पाएगी। मगर रुझानों के हिसाब से यह सब गलत साबित हो रहा है। टीवीके का आत्मविश्वास थोड़ा इस मामले में कमजोर था कि उसकी पार्टी के नए नए उम्मीदवार जब जीतेंगे उन्हें आसानी से तोड़ लिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों से कहा गया, जीत का सर्टिफिकेट मिलते ही पार्टी के मुख्यालय में पहुंच जाना है। यह भी बता रहा है कि विजय अपनी जीत को किस तरह से संभाल कर रखने की तैयारी कर रहे थे और उसके प्रति आश्वस्त थे। दोनों ही सीटों पर जहां से विजय लड़ रहे हैं आगे चल रहे थे। चेन्नई में पेरंबूर की सीट और तिरुचिरापल्ली ईस्ट की सीट पर वे आगे चल रहे हैं। पिछले कई चुनावों से तमिलनाडु में बीजेपी ने एआईएडीएमके और डीएमके का विकल्प बनने की कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन उसने एआईएडीएमके के साथ ही जाना इस चुनाव में ठीक समझा। बीजेपी ने नए नेताओं को भी अपनी पार्टी में मौका दिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि तमिलनाडु की जनता नया नेता तो ढूंढ रही है, मगर वो नेता नहीं जिसे बीजेपी आगे कर रही है। वो बीजेपी के अलावा एक नई पार्टी और एक नए नेता का इंतजार कर रही है। शायद विजय तमिलनाडु की जनता की इस राजनीतिक आकांक्षा को समझ गए। 2024 में उन्होंने टीवीके पार्टी का गठन किया, 26 में वे मुख्यमंत्री बनने के करीब पहुंच गए हैं। 2021 के चुनाव में इसी तरह पीएमके की चर्चा चली कि उसकी वजह से ही हार जीत तय होगी, मगर उस पार्टी ने कुछ खास कमाल नहीं किया। मगर इस चुनाव में टीवीके ने काफी बड़ा कमाल कर दिया और नई आकांक्षाओं को जन्म देकर उन आकांक्षाओं पर लोगों का विश्वास हासिल कर लिया। तमिलनाडु की राजनीति पर नजर रखने वालों को दिखने लगा कि विजय को लेकर राज्य में क्रेज बढ़ रहा है, मगर कोई आश्वस्त नहीं था कि 50-60 साल की जमी जमाई पार्टी के सामने 2 साल पुरानी पार्टी इस तरह से टक्कर देगी। शायद लोग आंध्र प्रदेश में एनटीआर का इतिहास भूल गए या भारत में और भी जगहों पर नई पार्टियों के इतिहास से बहुत आगे दूर निकल गए और उन्हें अब जीत और हार सत्ताधारी पार्टियों में ही नजर आती है। सोशल मीडिया में विजय का अभियान आग की तरह ट्रेंड होने लगा। फिल्मी बैकग्राउंड से होने के कारण उनका अभियान सभी दलों से कहीं ज्यादा आगे था। विजय ट्विटर पर कई बार ट्रेंड करने लगे, पार्टी का मर्चेंडाइज बेचा जाने लगा, चुनाव चिन्ह सीटी खूब बिकी है। विजय अपने भाषणों में कहने लगे कि अपने करियर को बीच में छोड़ दिया, फिल्मों की सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, लोकप्रियता छोड़ दी जनता की सेवा के लिए। 5 राज्यों में सबसे अधिक नए वोटर तमिलनाडु में थे। 12.51 लाख वोटर ने पहली बार तमिलनाडु में मतदान किया। इस सेगमेंट में आप 20 से 29 साल के मतदाता की गिनती जोड़ दीजिए तो युवा वोटर की संख्या तमिलनाडु में 1 करोड़ 18 लाख के पार चली जाती है। 20% वोटर युवा की श्रेणी में आते हैं। इस समूह के बारे में कहा जाता है ये दोनों द्रविडियन पार्टियों से दूर हो चुके हैं, उन्हें विजय में बदलाव की उम्मीद दिखाई देती है। यह भी बड़ी बात है कि बीजेपी इनकी उम्मीद पर खरी उतरना चाहती थी, मगर तमिलनाडु के युवाओं ने अपने राज्य और अपने नेता पर ही भरोसा किया और एक नई पार्टी को मौका दिया है। युवाओं के अलावा टीवीके के बारे में कहा जाता है महिलाओं पर भी खास फोकस किया गया। विजय ने बहुत सारे महिलाओं के लिए वादे किए। 2500 महीना देने का वादा किया। पहले 1000 दिया जाता था, उसे बढ़ाकर 2500 कर दिया। साल में 6 गैस सिलेंडर फ्री देने का वादा किया है। शादी के लिए सोना और साड़ी देने का वादा किया है। 12वीं से लेकर पीएचडी तक 25 लाख का लोन देने का वादा किया है नॉन कोलेटरल। मछुआरों के लिए उन्होंने पहली बार एमएसपी की घोषणा की है। 8 प्रकार की मछलियों के लिए एमएसपी का वादा नया बताया जा रहा है। जब मछलियां पकड़ने पर रोक लगी होती है उन दिनों मछुआरों की कमाई बंद हो जाती है। उनके लिए विजय ने 27,000 रुपए की आर्थिक मदद का वादा किया है। सब्सिडी पर डीजल देने का वादा किया है, मगर ईरान के कारण हालात बदल गए हैं।
क्या विजय ऐसा कर पाने की स्थिति में होंगे? एक तरह से देखें तो राज्य में डीएमके सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण तमिलनाडु की जनता जिन आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही थी, उस पर कई तरह के आर्थिक दबाव थे, उन्हें विजय ने सही समय पर पहचाना और अपने वादे उसी के अनुसार किए। विजय के वादों से लगता है उन्होंने बाकी दलों से उधार भी लिए हैं, चुनाव प्रचार में भी बाकी दलों की नकल की है, लेकिन उन्हीं बातों को नए स्केल पर, नए चेहरे के साथ, नई ऊर्जा और नए प्रयोग के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया और राज्य में छा गए। तमिलनाडु की राजनीति में नए स्टार का, नए नेता का उदय हुआ है। उन्हीं रास्तों पर चलते हुए, जिन रास्तों पर चलते हुए करुणानिधि आए, जयललिता सत्ता तक पहुंची। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।